गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। इससे पहले हमने क्लास में वीडियो में क्या किया था, चारों वंशों की अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। तो अरविड वंश की हमारी इससे पहली वीडियो थी। आज हम इसका प्रशासन करने वाले हैं। प्रशासन में हम क्या करेंगे कि हमारा जो साम्राज्य था वो कितने भागों में वर्गीकृत था और किस भाग को या किस संस्था को किस पदाधिकारी के द्वारा संचालित किया जाता था। इसके साथ साथ ही हम न्यायकार व्यवस्था और आयंगार व्यवस्था इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है न्यायकार व्यवस्था। पीसीएस मेंस में भी लिखने के लिए आता है आईएएस में कि न्यायकार व्यवस्था किससे संबंधित थी और ये क्या कार्य थे, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते थे। चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, एक पुस्तक लिखी गई है आमुक्तमाल्यदा। आमुक्तमाल्यदा के जो लेखक थे, पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने ये तेलुगु भाषा में लिखी है। इसके अलावा और भी दो पुस्तकें लिखी हैं, एक संस्कृत में जामवंती कल्याणम और एक उषा परिण्य पुस्तक लिखी है। आमुक्तमाल्यदा का जो विषय वस्तु थी वो राजनीति विज्ञान था, यानी कि पॉलिटिक्स पर किताबें लिखी गई हैं। और इसमें ये आमुक्तमाल्यदा की जो राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया गया कि किस अधिकारी के क्या कार्य थे, कौन कौन सी परिषद या सभाएं काम करती थी उसके लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि साम्राज्य को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था। 7 या 8 भागों में वर्गीकृत किया गया था। जैसे हमारा पूरा देश राज्यों में बटा हुआ है, राज्य फिर कमिश्नरी में है, कमिश्नरी जिलों में, और जिले तहसील या परगना में, और उससे छोटी जो इकाई होती है वो गांव होती है। तो पहले भी ऐसा ही था, उसमें 1 या 2 संस्था और बढ़ाई गई है। साम्राज्य किसमें विभाजित था? प्रांतों में। साम्राज्य प्रांत, जैसे राज्य होते हैं और प्रांत का एक गवर्नर होता था, आज भी गवर्नर होता है राज्यपाल। तो प्रांत का एक गवर्नर था जिसको दंडनायक भी कहते थे। कानून और व्यवस्था कायम करना इसका सर्वोपरि कार्य था। दूसरा, फिर जो प्रांत विभाजित थे ये मंडलों में विभाजित, यानी कि कमिश्नरी होती है जो जिसका मंडल आयुक्त बनता है। तो ये प्रांत किसमें विभाजित? मंडल में। और मंडल किसमें विभाजित थे? कोट्टम या वलनाडु में। कोट्टम या वलनाडु, ये किससे तुलना हम कर सकते हैं? जिलों से तुलना कर सकते हैं इसकी। जैसे कमिश्नरी के अंदर या मंडल के अंदर कुछ जिले होते हैं। और जो कोट्टम या वलनाडु ये नाडु में विभाजित थे। नाडु की हम तुलना कर सकते हैं किसी तहसील या परगना से। दूसरा, नाडु किसमें विभाजित थे? मेलाग्राम में। मेलाग्राम क्या होता था? 50 गांव का एक समूह होता था। जैसे अब हम बोलते हैं ब्लॉक, उसमें कुछ गांव शामिल होंगे और ब्लॉक का क्या बनता है? फिर ब्लॉक अध्यक्ष बनता है, या फिर हम कहते हैं उसको दूसरा क्षेत्रीय पंचायत समिति का अध्यक्ष, या शुद्ध दूसरी भाषा में ब्लॉक प्रमुख। तो मेलाग्राम किसमें विभाजित था? स्थल या सीमाओं में विभाजित था। एक स्थल में या सीमा में 50 से कम गांव होते थे, यानी कि 50 से कम गांव के समूह को हम क्या कहेंगे? सीमा या स्थल कहेंगे। और सबसे छोटी इकाई ग्राम या उर सबसे छोटी इकाई था। आज की डेट में क्या सबसे छोटी है कि ग्राम सबसे छोटी इकाई होती है। पहले भी सबसे छोटी इकाई गाँव ही थी। गाँव का नाम या ग्राम का नाम क्या होता था? एक उर। तो एक बार फिर से देखिएगा, कितने भागों में विभाजित हुआ साम्राज्य। साम्राज्य से क्या बने? फिर प्रांत, प्रांत से बने मंडल, और मंडल से कोट्टम या वलनाडु। वलनाडु को हम क्या कहते हैं? जिला। और वलनाडु किसमें थे? ये डिवाइड फिर नाडु में। और नाडु मेलाग्राम में, ये 4th इकाई आ जाएगी, ये 5th मेलाग्राम। और मेलाग्राम किसमें विभाजित? स्थल में। और स्थल फिर ग्राम में विभाजित थे। ये काउंटिंग गलत होगी, तो ये नंबर 4 आ जाएगा, 5th, 6, ये 7, और ग्राम क्या हो जाएगा? ग्राम या उर, ये 8 नंबर हो जाएगा। तो 8 भागों में विभाजित था पूरा साम्राज्य। साम्राज्य का अगर ये देखते हैं कि सर्वोपरि, यानी कि शीर्ष पर कौन था? शासक या राजा। राजा सर्वोपरि था, यानी कि जो साम्राज्य है, जैसे आज की डेट में देखिए पूरे देश के कौन हो जाएंगे? या तो राष्ट्रपति शासनाध्यक्ष या प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष। तो साम्राज्य का जो पूरा शासक था एक ये राजा होता था। और ये साम्राज्य जो प्रांतों में था इसको गवर्नर या दंडनायक, इसका मुख्य कार्य क्या था? शांति व्यवस्था कायम करना। और ये अधिकतर गवर्नर राजघराने से संबंधित होते थे, या तो ये राजकुमार होते थे या फिर बहुत ही करीबी जो रिश्तेदार होते थे राजा के या शासक के, उनको गवर्नर बनाया जा सकता था। इनका कार्य ये था कि ये शांति व्यवस्था कायम करने के लिए युद्ध, किसी सीमावर्ती प्रदेश से युद्ध करना या उनमें शांति के लिए संधि की जो सब शर्तें हैं उनको लागू करना। ये शांति भी कायम कर सकते थे, संधि भी कर सकते थे किसी राज्य के साथ में, और किसी दूसरे राज्य पर अटैक भी कर सकते थे, आक्रमण कर सकते थे, उसका विलय भी कर सकते थे। इनको इतनी स्वतंत्रता थी मिली हुई।
दूसरे जो मंडल होते हैं, मंडल क्या थे, ये प्रांत मंडल में तो जो कमिश्नरी होती है और ये जिले में होते हैं कोट्टम। ये क्वेश्चन होता था कि कोट्टम क्या होता है, कोट्टम किस स्तर का होगा, जिला स्तर का, यानी कि अब डिस्ट्रिक्ट ना बोलकर कोट्टम बोलते थे या फिर वलनाडु। और ऐसे ही सबसे छोटी इकाई क्या आ जाएगी, ग्राम। ये तो क्या हुआ, इसका प्रशासनिक विभाजन यानी कि साम्राज्य को कैसे बांटा गया है। अब हम चर्चा करते हैं इसके संचालन के लिए कितनी परिषदें, कितनी सभाएं होती थी। तो 3 परिषद होती थी, एक तो राज परिषद, एक मंत्री परिषद और एक सामान्य परिषद। ये किसने बताया है, विजयनगर साम्राज्य के जो प्रतापी शासक हुए हैं, नाम क्या था, कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय ने जो राजनीतिक विषय पर बुक लिखी है आमुक्त माल्यदा, उसमें लिखा है कि केंद्रीय प्रशासन 3 प्रकार की परिषदों पर डिपेंड होता था। इसमें काउंसिल्स कितनी होती थी या फिर सभाएं, वो 3 प्रकार की होती थी। कौन कौन सी, राज परिषद, मंत्री परिषद और सामान्य परिषद। राज परिषद ये सलाह देने के लिए होती थी और ये सलाह राजा पर बाध्यकारी नहीं होती थी। हम इसमें जीके में हम पढ़ेंगे पॉलिटी में आर्टिकल नंबर 143 संविधान का अनुच्छेद नंबर 143, उसमें क्या लिखा है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी मामले में विधि का कोई प्रश्न निहित है तो राष्ट्रपति महोदय माननीय सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकते हैं और उस कानूनी सलाह को राष्ट्रपति महोदय मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। हालांकि अलग से बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि व्यर्थ के प्रश्नों पर कानूनी सलाह ना ली जाए बार बार, यानी कि वो सलाह बाध्यकारी नहीं होती, कंपलसरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है उसके लिए। ऐसे ही जो ये राज परिषद होती थी, तो राज परिषद ये सलाह देती थी राजा को या शासक को और वो सलाह बाध्यकारी नहीं होती थी। ऐसे एक मंत्री परिषद थी जिसके सदस्यों को प्रधानी कहते थे। प्रधानी के जो सदस्य होते थे, कोई संख्या तो निर्धारित नहीं है, लेकिन वो सदस्य एक तो निष्ठावान होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए और उनकी आयु 50 वर्ष से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वो किस में हो जाएंगे शामिल, मंत्री परिषद में। अभी भी हम जो आर्टिकल नंबर 74-75 में पढ़ते हैं पॉलिटी में, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री को एक सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री कहलाए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री कहलाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ऐसे यहाँ भी था, इसमें भी एक मंत्री परिषद थी, इसमें कुछ मेंबर्स होते थे, उन मेंबर्स को हम प्रधानी कहते थे। क्या कहेंगे, प्रधानी। देखना, प्रधानी का मतलब वो नहीं कि कभी ग्राम स्तर पर आप इसको समझ लें। तो मंत्री परिषद के सदस्यों को प्रधानी कहते थे। इनकी आयु 50 वर्ष से 70 वर्ष के बीच में, यानी कि काफ़ी अनुभव इनके पास होना चाहिए। दूसरा एक तीसरी ये थी इसमें सामान्य परिषद। सामान्य परिषद में इससे भी नीचे के स्तर के कुछ लोग शामिल थे जो केवल कार्य करने के लिए सहायक होते थे। तो हम केवल इतना याद रखेंगे कि केंद्रीय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 प्रकार की परिषद या काउंसिल्स होती थी। कौन कौन सी, राज परिषद, मंत्री परिषद और सामान्य परिषद। राज परिषद ये सलाह देने के लिए होती थी राजा को, लेकिन वो सलाह राजा के लिए बाध्यकारी नहीं होती थी। आगे बढ़ते हैं। एक सचिवालय होता था, फिर सचिवालय, सेक्रेटरिएट आज भी होता है, जैसे सदन के बाद में सचिवालय होता है जिसमें सभी कुछ रिकॉर्ड्स रखे रहते हैं। तो सचिवालय में सभी रिकॉर्ड्स या लेखा जोखा था इसमें शामिल, और इसके कुछ पदाधिकारी थे, कुछ ऑफिसर्स। एक को बोलते थे मानदेय मान्य प्रधान। मान्य प्रधान परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। मान्य प्रधान क्या होता था, जैसे आज की डेट में होम मिनिस्टर होता है, गृह मंत्रालय, इसकी तुलना गृह मंत्रालय से की गई है कि ये सबसे अहम होता था। और इसमें ही जो राज परिषद थी, राज परिषद के कुछ सदस्य इसी में शामिल होते थे, यानी कि लगभग वो उसी में से बनाया जाता था। तो मानदेय प्रधान क्या था, ये गृह मंत्री। और एक कर्णिकम, कर्णिकम का कार्य क्या था, ये लेखाधिकारी होता था। ऑडिटिंग यानी कि हिसाब किताब का लेखा जोखा अपने पास रखता था। आगे मुद्राकर्ता का कार्य होता था मुद्रा जारी करने वाला। जो मुद्रा जारी करने वाला, आज की डेट में कौन मुद्रा जारी करता है, आरबीआई है ना। आरबीआई मुद्रा जारी करता है और मुद्रा का निर्गमन, इशूइंग ऑफ द करेंसी या प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी, जो 1 रुपये से कम या 1 रुपये तक की वैल्यू है तो वित्त मंत्रालय करता है। उससे अधिक की जो भी वैल्यू के नोट होंगे या सिक्के होंगे, ये आरबीआई की निगरानी में होते हैं। इशूइंग ऑफ द करेंसी और प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी ये आरबीआई करता है। तो यहाँ हम क्या कहते थे उसको, मुद्राकर्ता। मुद्राकर्ता का कार्य क्या था, मुद्रा जारी करने वाला। न्यायंकार व्यवस्था मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पूरे एम्पायर का, विजयनगर एम्पायर का सबसे इम्पोर्टेंट है न्यायंकार या फिर आयंकार। ये मेंस में भी लिखने के लिए आते हैं क्वेश्चन।
आयंगार और नायंकार, ये कार और यहाँ पर गार, कहीं कहीं पर बुक्स में ये आयंकार भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पर मिसप्रिंट हो गई होगी कुछ। तो चर्चा करते हैं पहले नायंकार व्यवस्था के बारे में। नायंकार ये प्रांतीय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। इतिहासकारों में इसके लिए मतभेद हैं कि नायंकार क्या होते थे। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि वो सेना नायक होते थे, कुछ का मानना है कि वो एक सामंत होते थे। सामंतवादी व्यवस्था में पढ़ेंगे अलग से एक टॉपिक, जिसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म सिस्टम। सामंत क्या होते हैं? जो मीडिएटर, बिचौलिए होते हैं। समझो जैसे ठेके पर जमींदारी व्यवस्था हम देते हैं तो सामंत हो जाएंगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नायंकार व्यवस्था ये सेना नायकों के द्वारा होती थी, जिसको नायक कहते थे, और दूसरे इतिहासकार मानते हैं कि ये भू सामंत होते थे। सामंत यानी कि फ्यूडल, उसमें सामंत जो मालिकाना हक उनके पास रहता था, और मीडिएटर भी होते थे वो। तो ये अलग अलग इतिहासकारों की मान्यताएं हैं। पहले हम देखते हैं सेना नायक। तो बड़े एक जो समूह इतिहासकारों का मानना है कि ये सेना नायक होते थे, और जो सेना नायक के नायक थे यानी कि जो अगुवाई करेगा किसी सेना की, जो कहिए कि चीफ कमांडर हो सकता है, असिस्टेंट कमांडर, नायक को वेतन के बदले में कुछ भूमि दी जाती थी। उस भूमि को आमरम कहते थे। क्या कहते थे? भूमि को आमरम। एक भूमि होती थी मान्यम भूमि और एक आमरम भूमि। देखना, आमरम या अमरम भूमि और एक मान्य भूमि। मान्य भूमि किसके लिए थी? आयंगार से संबंधित है, और अमरम भूमि नायंकार व्यवस्था से संबंधित है। जो सेना नायक थे या नायक थे, उन्हें वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, और उस भूमि का कुछ हिस्सा तो ये रिटर्न करते थे, और कुछ जो पैसा कलेक्शन होता था इनके पास, उसके लिए एक सेना रखनी पड़ती थी, क्योंकि वो कभी भी राजा की सहायता के लिए सेना भेजनी पड़ती थी इनको। तो अमरम भूमि किसको दी जाती थी? नायक को। और ऐसी भूमि प्राप्त करने वाले जो नायक थे वो अमर नायक कहलाते थे। अमर नायक। क्वेश्चन आया हुआ अमर नायक क्या थे? ऑप्शन एक ये भी रहेगा, युद्ध में मारे गए सैनिक या नायक, है ना, वो गलत हो जाएगा। अमर नायक होते थे जिनको अमरम भूमि दी जाएगी। अमरम भूमि किसको दी जाती थी? ऐसे सेना नायक या नायक जिसको वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। उनको वेतन नहीं दिया जाएगा, उसके बदले में भूमि दी जाएगी, उससे लगान वसूलते थे, राजस्व वसूलते थे। सर्वाधिक अमरम भूमि तमिलनाडु में थी, 3/4 भाग। 3/4 भाग कितना हो जाएगा? 75% भूमि सर्वाधिक तमिलनाडु में। यह भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और दूसरे इतिहासकारों का मानना है कि ये नायंकार व्यवस्था एक भू सामंत होते थे। सामंत यानी कि जो उनके बिचौलिए होते थे। भूमि के प्रकार पढ़ते हैं कुछ, ये क्वेश्चन आए हुए इससे। भूमि के प्रकार, भंडारवाद ग्राम भूमि। भंडारवाद ग्राम भूमि क्या थी? जो किसानों की या कृषकों की अपनी भूमि होती थी, जो राज्य के अधीन होती थी। राज्य उससे प्रति वर्ष या एक वर्ष में 2 बार टैक्स वसूलता था, लगान वसूलता था। तो ऐसे ही भंडारवाद ग्राम भूमि क्या? गांव के किसान जो टैक्स देते, जिस पर कर दिया जाएगा या टैक्स दिया जाएगा, ये क्या कहलाएगी? भंडारवाद गांव। आज भी जैसे गांव बने जिसमें लगान जाता है या भू राजस्व, ये भंडारवाद में आ जाएंगे। ब्रह्मदेव भूमि या देवदेव भूमि और मठापुर भूमि, ये दान में दी गई भूमि होती थी। ब्रह्मदेव भूमि क्या थी? ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। देवदेव भूमि क्या थी? मंदिरों में दी जाने वाली दान भूमि। और मठापुर भूमि होती थी जो मठों में दान दी गई भूमि होती थी। तो ब्रह्मदेव और देवदेव और मठापुर, ब्राह्मणों, मंदिरों तथा मठों में दान की भूमि, ये टैक्स फ्री होती थी। इस पर कोई लगान नहीं दिया जाता था, कोई राजस्व नहीं दिया जाएगा। ये क्वेश्चन टैली करने के लिए आया। भंडारवाद, ब्रह्मदेव, देवदेव और मठापुर, ये चारों ऑप्शन लिख दिए गए कि किसानों की भूमि, ब्राह्मणों की भूमि, मंदिरों की भूमि या मठों की भूमि। हमें ये टैली करना है फिर क्वेश्चन। आगे अमरम। अमरम अभी आपको बताया कि जो सेना नायक होते थे, लेकिन ये कुछ असैनिकों को भी दी जाती थी। यानी कि जो बहुत विश्वसनीय पात्र होते थे, जिसकी रैंक लगभग डिप्टी गवर्नर या गवर्नर की होती थी, उनको भी अमरम भूमि दी जाती थी। ये सैनिक और असैनिक को वेतन के बदले, वेतन उनको नहीं दिया जाएगा, उसके बदले में भूमि दे दी जाएगी, ये अमरम कहलाएगी। अमरम से फिर वो टैक्स वसूलते थे। उम्बली भूमि। उम्बली क्या होती थी? ग्राम की सेवा के बदले, जो किसी कोई गांव सेवा करेगा, उम्बली भूमि। यानी कि जब किसी गांव से कहीं सेना गुजरती है तो वहाँ से गांव वाले उसकी हेल्प करते हैं, उनको भी गिफ्ट स्वरूप यानी कि उपहार स्वरूप कोई भूमि दी जाती थी। वो भूमि क्या थी? उम्बली भूमि। आगे देखते हैं रक्त कोडगे। रक्त कोडगे भूमि क्या थी? युद्ध में जो सैनिक शहीद हो जाया करते थे, उनके आश्रितों को या पीड़ितों को दी जाने वाली भूमि। तो रक्त कोडगे क्या थी? युद्ध में मारे गए सैनिक परिवार को दी गई भूमि।
ये क्या थी, रक्त कोड़गे। और एक था कुटग्गी। कुटग्गी क्या होता था, पट्टे की भूमि, है ना, पट्टे की भूमि जो लीज पर दी जाती है, पट्टे की भूमि अभी भी प्रचलन में है। पट्टे पर लगभग 90 या 99 ईयर्स के लिए दी जाती है, राज्य सरकार इसको वितरित करती है। तो पट्टे की भूमि जिसको दी जाएगी, एक तो जो उसका मालिकाना हक जिसके पास होगा और जो पट्टेदार होगा, मान लीजिए हमने भूमि ली है लेकिन जिससे लिए उसकी भी हिस्सेदारी उसमें निकलेगी, यानी कि जो पट्टा जारी करेगा उसके भी हिस्सा होगा और जिसके लिए पट्टा दिया जाएगा उसकी भी हिस्सेदारी होगी। इस हिस्सेदारी को क्या कहते थे, वारम। देखना, एक वारम, कुट्टगी क्या थी, पट्टे की भूमि, और वारम क्या था, पट्टेदार व भूस्वामी के बीच की जो हिस्सेदारी होगी ये वारम कहलाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है वारम। कुदी, क्वेश्चन आया है, कुदी क्या होते थे, कृषक मजदूर, जो खेतीहर मजदूर होते हैं, खेत में काम करने वाले मजदूर जो दैनिक दिहाड़ी पर काम करते हैं, उनको क्या कहेंगे, कुदी। तो कुदी क्या था, मजदूरों के लिए। वारम क्या था, पट्टेदार और ये भूस्वामी के बीच में हिस्सेदारी। कुटग्गी क्या थी, पट्टे की भूमि। रक्त कोड़गी क्या थी, जो शहीद हुए सैनिक उनके परिवारों को दी जाने वाली भूमि। उमली क्या थी, गाँव की सेवा, जिस गाँव में सेवा की गई है उस पर यह तो टैक्स फ्री कर दिया करते थे या उपहार स्वरूप किसी को भूमि दे देते थे। अमरम क्या होती थी, जो सैनिक और असैनिकों को दी जाती थी। ब्रह्मदेव भूमि, देव भूमि, मठापुर भूमि। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दी गई दान भूमि, देवदेव मंदिरों को दी गई दान भूमि, और मठापुर मठों में दी गई भूमि। और एक क्या, भंडारवाद गांव क्या था, जिस पर लगान दिया जाता था, जो राज्य को लगान देगा, यानी कि सरकार को लगान देगा। तो इस तरीके से ये भूमि के कुछ प्रकार थे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अलग अलग नोट कीजिए टेबल बनाकर, इधर नाम और इधर किसको वो भूमि दान दी गई है। खैर आगे बढ़ते हैं। आयंगार व्यवस्था। आयंगार व्यवस्था क्या थी, आज की डेट में हम इसे कह सकते हैं जैसे ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं। ग्राम पंचायत की एक परिषद होगी जिसमें एक ग्राम प्रधान होगा तथा अन्य वार्ड मेंबर होते हैं। ये पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ा जाएगा टॉपिक, इसमें संविधान में, पॉलिटी में। तो जैसे ग्राम प्रधान के इलेक्शन होते हैं ऐसे यहाँ पर आयंगार व्यवस्था थी। गांव में कुछ वार्ड्स होते हैं, वार्ड 7 भी हो सकते हैं, 9 होते हैं, 11 या 13 या 15 इतने वार्ड होंगे, और हर वार्ड का एक सदस्य चुना जाता है गांव में, और उसमें गांव का एक प्रधान होता है। तो इनकी जो परिषद होगी, इन सभा को हम ग्राम पंचायत कहते हैं। अगर एक गांव में 9 वार्ड हैं तो 9 तो ग्राम ये वार्ड मेंबर बनेंगे और एक बन जाएगा प्रधान, तो पूरी परिषद में कितना हुआ, 10 हुआ, यानी कि 9 मेंबर्स हुए वहाँ पर और एक ग्राम प्रधान। इसमें क्या था, आयंगार व्यवस्था में एक गांव में 12 सदस्य होते थे। इन 12 सदस्य परिषद को आयंगार व्यवस्था, जो गांव के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाते थे। जैसे आज की डेट में भी कि जो ग्राम प्रधान होता है गांव का विकास करता है, ऐसे ही किसी गांव का विकास करते थे। इसमें सदस्य कितने होते थे, 12 सदस्यों का एक समूह होता था, और इनके जो पद थे वो अनुवांशिक पद थे। अनुवांशिक क्या हुआ कि उनको कोई हटा नहीं सकता। इसका फिर डिमेरिट ये हुई, यानी कि इसका एक नेगेटिव बिंदु, नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ कि ये पद जब अनुवांशिक बने तो लोगों ने पदों को बेचना शुरू कर दिया या फिर गिरवी रखते थे वो, क्योंकि कोई हटा तो सकता नहीं। तो अनुवांशिक जो पद ये बनाए गए थे शायद ये गलत बने थे उस टाइम पर। ये तो ट्रांसफरेबल होने चाहिए थे या इनकी एक लिमिटेशंस होनी चाहिए थी कि कितने वर्षों के लिए बनाया जाएगा। तो अनुवांशिक पद था और पदों को बेचना और गिरवी रखना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ वेतन के बदले इनको एक मान्य भूमि दी गई थी। मान्य भूमि क्या थी, वो टैक्स फ्री होगी इनके लिए, वेतन के बदले दी जाती थी। मान्य भूमि वेतन के बदले दी जाती थी। ये जो 12 सदस्य होते थे इसमें कर्णिकम भी होता था, हमने यहाँ भी पढ़ा है अभी कर्णिकम। तो जो कर्णिकम था इसका क्या कार्य था, लेखाधिकारी। ये तो ऑडिटर था, यानी कि ऑडिटिंग करने वाला, हिसाब किताब रखने वाला। एक गांव में भी होता था कर्णिकम या अकाउंटेंट या फिर लिपिक, या तो लिपिक, अकाउंटेंट या लेखाधिकारी कह सकते हैं। ये इन्हीं 12 में शामिल था। और एक इन 12 सदस्यों में होता था तलारी। तलारी किसे कहते थे, जो गाँव का चौकीदार या गश्त करने वाला, या कहिए गाँव का स्थानीय एक पुलिसकर्मी भी कह सकते हैं। तो गाँव की रक्षा के लिए एक पुलिसकर्मी या चौकीदार, या इसको क्या कहते थे दूसरा, ये तलारी। तो तलारी और कर्णिकम ये इन्हीं 12 सदस्यों में से होते थे। तो 12 सदस्य की परिषद को क्या कहा जाएगा, आयंगार व्यवस्था। यहाँ की मुद्रा प्रणाली और देख लीजिए, मुद्रा करेंसी देखना। जो सबसे बड़ी मुद्रा थी वो वारहा मुद्रा थी, जो सोने की एक बड़ी करेंसी थी।
विभिन्न जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए हैं उन्हें अलग अलग नाम से बताया है वारा के बारे में। एक तो क्या इसको हून कहा गया है, और एक पैगोडा और एक परदोस। देखना वारा क्या था, एक सोने का बड़ा सिक्का था जो 52 ग्रेन का होता था। ये वजन का सिंबल होता है, उस टाइम पर ग्रेन में तोलते थे। हालांकि ये विदेशी शब्दावली है ग्रेन, तो 52 ग्रेन का जैसे ग्राम होता है उस टाइप से था। तो ये वारा सबसे बड़ी एक मुद्रा थी, सोने का सिक्का, जिसके 3 नाम होते हैं, हून, पैगोडा और परदोस। लेकिन ये जो हून और पैगोडा कहा गया है, ये विदेशी जो यहाँ पर यात्री आए थे उन्होंने नाम दिया है। परीक्षा में भी क्वेश्चन आया कि पैगोडा क्या था। पैगोडा क्या था, उस टाइम पर विजयनगर की सबसे बड़ी मुद्रा थी। हुन भी मुद्रा थी, लेकिन हुन मुद्रा का प्रयोग इसी के जो समानांतर एक और साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य के कुछ सुल्तानों ने प्रयोग किया है इसका, हुन का। और अगर ये देखते हैं विजयनगर में ये पैगोडा, अगर तीनों में एक आंसर हमें लगाना है तो पैगोडा लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रताप और फनम, ये सोने के छोटे सिक्के थे। देखना बड़े सिक्के क्या हो जाएंगे, वारा, छोटे सिक्के क्या होंगे, प्रताप या फनम। और उससे भी जो छोटे सिक्के होंगे फिर तार होते थे, तार चांदी के छोटे सिक्के होते थे। तो क्वेश्चन है कि तार क्या था, तार चांदी के सिक्के, और प्रताप क्या था, प्रताप सोने के छोटे सिक्के, और फनम, ये फनम भी इसके छोटे सिक्के थे सोने के। वारा सबसे बड़ी मुद्रा थी। तो इस तरीके से अगर ये देखते हैं कि मुद्राओं से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और लगभग हमने वंशों के बारे में, उनकी जो राजनीतिक स्थिति उसके बारे में चर्चा की थी। इसमें हमने प्रशासन के बारे में, तो प्रशासन एक तो ये डिवीजन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक यहाँ से मुद्रा के बारे में। नायंकार और आयंगार, ये तो मेंस में पूछते हैं क्वेश्चन, पीसीएस और सिविल सर्विस के लिए, यूपीएससी के। तो ये टॉपिक लगभग हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो बताइएगा। ओके, थैंक यू।